आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम यहाँ पर मानवता को शर्मसार और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को अंदर तक झकझोर देने वाले अपराध, महिलाओं के प्रति यौन शोषण अर्थात बलात्कार के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसमें हम क्या गवर्नमेंट और बाकी संस्थाएं स्टैंड रखती हैं और निर्भया फंड के बारे में बात करेंगे, और फिर अंत में हम इसका कंपैरिजन करेंगे दुनिया के बाकी कानूनों के साथ, जैसे इन अपराधों को लेकर भारत में क्या कानून बनाए गए हैं और विदेशों में बाकी अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या कानून बनाए गए हैं। तो चलिए आज के इस छोटे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी जानते होंगे कि आपने देखा होगा कि ऐसा कोई 6 महीने या फिर ऐसा कोई 1 साल बमुश्किल जाता है कि जब हमारे देश में एक ऐसा जघन्य अपराध ना हुआ हो जिसके लिए पूरा देश आंदोलित होकर सड़कों पर आ जाए। जब लोग सड़कों पर आते हैं तो उनका एक ही मांग होती है कि जो विक्टिम है उसे न्याय मिले और साथ ही साथ दोषियों के लिए कड़े कानूनों का निर्माण किया जाए। लेकिन दोस्तों, ये देश में पहली बार और केवल एक सालाना या छमाही मुद्दा नहीं होता है। देश के अंदर हर रोज़ सैकड़ों से भी ऊपर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। गनीमत ये रहती है कि कुछ ही मुद्दे ऐसे होते हैं जो पूरे देश की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और उनके लिए लोग सड़कों पर आते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को अपने इतिहास में जाकर देखें तो हमारे यहाँ पर जो 8 विवाह प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से जो ऊपर के 4 हैं वो अति उत्तम बताए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो लास्ट के 2 विवाह हैं, जिसमें एक पिशाच विवाह है, ठीक है, और दूसरा राक्षस विवाह है, तो ये दोनों ही सेम इसी कैटेगरी को प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ संबंध बनाने की बात है जो उनकी मर्जी के बगैर की जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी पूरे इतिहास को खंगालें तो हमारे यहाँ पर प्राचीन टाइम पर ऐसे अपराध न के बराबर होते थे। ठीक है, बमुश्किल ही ऐसी कोई सूचना मिले या ऐसा कोई वर्णन मिले जहाँ पर इस प्रकार के जघन्य अपराधों की बात की गई हो। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने आज़ाद भारत के बाद की बात करें तो इसमें आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स, न्यूज़पेपर में खबरें भरी मिल जाएंगी जो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि हमारे यहाँ पर महिलाओं की आज भी स्थिति इन सब कानूनों को देखते हुए संतोषजनक नहीं है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हमारे सामने कुछ ऐसी जघन्य अपराध या कुछ ऐसी घटनाएं जो पूरी मानवता को शर्मसार कर दे सामने आई थी, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड, इसके अलावा हैदराबाद, कठुआ, उन्नाव, सूरत की घटनाएं। दरअसल ये सारी की सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। लेकिन दोस्तों, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो किसी सामाजिक स्थिति के कारण या दबाव के कारण, ठीक है, हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। तो ऐसे में बहुत ये जो चिंता है ये सोचनी हो जाती है कि हमारे पास कानून भी है, लेकिन कानूनों के बाद भी ये चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही हैं। अब इसे ही लेकर जो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि दरअसल ये चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा क्या स्टैंड लेना पड़ेगा, क्या नियम बनाने पड़ेंगे कि इन चीज़ों पर कंट्रोल हो पाए। अब इसके लिए देखिए, हमें सबसे पहले इस पूरी घटना को समझना होगा। एक होता है कि देश में जब वाजिब मुद्दे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये सब वो दर्दनाक, वो डरा देने वाली खबरें हैं जो वास्तव में इस जघन्य अपराध की हमें सूचना देती है। इन सब जानकारियों के कारण ही पूरा देश आंदोलित होता है और देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार और सुरक्षा की मांग करता है, और साथ ही साथ ऐसे नियमों की मांग करता है, ऐसे कानून की मांग करता है देश की जिससे इन पर लगाम लगाई जा सके। अब इसके बाद कुछ ऐसी खबरें आती हैं अखबारों में जिन्हें देखकर वास्तव में हमें संतोष मिलता है। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि देश के अंदर जो सपोज जैसे कि इनकाउंटर हो जाना, ठीक है, या फिर कानून का बनना, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है कि वास्तव में चलिए जो अपराध हुआ है उसके लिए कानून बना है, ठीक है, अर्थात अब हालात सुधरेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक और चीज़ को समझना होगा जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दुष्कर्म के झूठे केस से परेशान व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सीए से 70 लाख वसूलने 2 गिरफ्तार। ठीक है दोस्तों, ये सब वो मुद्दे हैं जो दरअसल कानून की आड़ में कुछ लोग दरअसल हमारे जो कानून है उनका गलत प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे किसी को ब्लैकमेल करना, अर्थात इसमें कुछ ऐसी किस्म के व्यक्ति होते हैं जो कानून की आड़ में रहकर, ठीक है, लोगों से पैसा वसूलते हैं, उनको डराते हैं कि देखिए अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर ये केस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि कानून बहुत कठोर है इसके लिए भी, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं है।
इस प्रकार से आपने वो दो तस्वीरें देखी जो एक ही घटना के बारे में हैं, लेकिन उसके दो हमें अलग अलग नज़रिए दिखाती हैं। ठीक है, एक तरफ जो महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर चिंताजनक स्थिति है उसके बारे में बताती है, क्योंकि आप अगर हैदराबाद की घटना को देखेंगे तो वहाँ पर विक्टिम को साथ ही साथ जला भी दिया गया था। ठीक है, दिल्ली का जो निर्भया कांड है उससे भी आप वाकिफ होंगे, और साथ ही साथ जो फिलहाल हाल ही में घटना घटी है आप उससे वाकिफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने इसी अपराध को लेकर एक दूसरी तस्वीर देखी जिसमें आपने देखा कि निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जाता है। ठीक है, ऐसे में बहुत चिंताजनक हो जाता है कि हमारे जो नियम है, जो हमारे कानून है, उनका किस प्रकार से पालन किया जा रहा है। ये जो अब तक आपने दोनों ही तस्वीर देखी देश की, ये दोनों ही चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, दूसरी तरफ दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है। ठीक है, या फिर जो विक्टिम होता है उसे इंसाफ नहीं मिलता है। अब हम एक तीसरी तस्वीर जो आपके सामने रखेंगे, दरअसल ये तीसरी वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि देश में बलात्कार के मामले हमेशा क्यों बढ़ते रहे हैं। ठीक है, कानून होने के बावजूद भी इन पर लगाम क्यों नहीं लगा जा पा रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हम जानेंगे निर्भया फंड के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में निर्भया फंड के बारे में बताया था, तो निर्भया फंड का मामला ऐसा है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले या दरअसल 2019 की बात है। ठीक है, तो 2019 में हमारा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसने एक रिपोर्ट लोकसभा में पेश की थी। अब वो रिपोर्ट क्या कहती है ये देखिएगा। दरअसल सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिपोर्ट है क्या। ठीक है, तो दोस्तों ये है निर्भया फंड। अब हम निर्भया फंड की बात करते हैं, तो निर्भया फंड की जो शुरुआत की गई थी वो 2013 में की गई थी, अर्थात 2013 में केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की स्थापना की थी। इस फंड के अंदर तत्कालीन वित्त मंत्री ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। ठीक है, और कुछ माह में ये बढ़कर लगभग 3600 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो इससे पता लगता है कि इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत मोटे स्तर पर अनुदान दिया था, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो जघन्य अपराध होते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। इस फंड का उद्देश्य था कि महिलाओं का सशक्तिकरण, अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित अलग अलग सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें योजनाओं का क्रियान्वयन करें, और साथ ही जो विक्टिम है, ठीक है, या फिर महिलाएं हैं, उनको सुरक्षा या फिर सपोर्ट प्रदान करें। तो अब आप इस पूरी जो निर्भया फंड है इसके बारे में समझ चुके होंगे कि ये महिलाओं के लिए एक तरह से कितना अच्छी एक फंड बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था जिससे महिलाओं को सपोर्ट प्रदान करी जा सके। लेकिन अब देखिएगा इसकी हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। अब हम उस रिपोर्ट की तरफ वापस लौटते हैं जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में प्रस्तुत की थी। दरअसल जिस धनराशि की अभी तक हम बात कर रहे थे, जो निर्भया फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदान की थी उस समय, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश की, इसमें बताया गया था कि जो राज्य हैं, ठीक है, या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्होंने केवल इस फंड का मात्र 20% से भी कम यूज़ किया है। अर्थात जहां इस फंड से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को या सरकारों को महिलाओं के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम तैयार करना था, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि तैयार करनी थी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रयास करने थे, ठीक है, वन स्टॉप स्कीम तैयार करनी थी, महिला पुलिस वॉलंटियर तैयार करने थे। तो आप देखेंगे कि कितने काम करने थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे फंड का मात्र केवल और केवल 20% से भी कम यूज़ किया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट से ही आपको अब चिंता की बात आपके सामने आ गई होगी कि दरअसल ये जो कोरी कागजी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये देश में बताया जाता है ये कर दिया है वो कर दिया है, तो दरअसल वास्तव में होता क्या है। अब इसके लिए अगर हम एक एक राज्य को भी देखें कि दरअसल इसमें किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इस फंड का प्रयोग करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की प्रयास किए हैं और किस राज्य ने नहीं किए, तो चूंकि निर्भया कांड का आपको पता है कि दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है, स्वयं दिल्ली सरकार इसमें सबसे फिसड्डी रही है। ठीक है, अगर हम दिल्ली और पश्चिम बंगाल की बात करें तो दिल्ली मात्र 0.84, ठीक है, अर्थात 0.84% उसने इस फंड का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल ने 0.76% इस फंड का प्रयोग किया है। इस फंड को अच्छे से यूज करने में अगर किसी राज्य का नाम आता है तो वो मात्र चंडीगढ़ का आता है। ठीक है, चंडीगढ़ ने 59.83% इसका यूज़ किया है, निर्भया फंड का यूज़ किया है, और मिजोरम ने 56.32, ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड आता है 51.68, आंध्र प्रदेश आता है 43.23 और नागालैंड आता है 38.17%। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने निर्भया फंड का प्रयोग किया है
महिलाओं के प्रति सुरक्षा और उनके लिए योजनाएं बनाने में। अब अगर राज्य ही ऐसा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट जो निर्भया फंड है इसने दरअसल कई राज्यों और सरकारों की पोल खोल दी कि दरअसल ये दिखावा होता है, ठीक है। दरअसल किसी को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, ऐसा कोई प्रयास करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं जिससे इन चीज़ों पर रोकथाम लगाई जा सके, इन चीज़ों पर बंदिश लगाई जा सके। तो ये था निर्भया फंड के बारे में, जिससे हमें सरकारों की नीतियों का पता लगता है, उनकी नीयत का पता लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब साथ ही अगर हम इसमें थोड़ा राज्य सरकारों का सहयोग देखें कि सरकारों ने क्या कुछ किया है, तो इसमें बाल या फिर जो नाबालिग दुष्कर्म होते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने हालांकि कुछ अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो यही कहता है कि ये सब कुछ उपयुक्त नहीं है। 2013 से पहले भी इसको मृत्युदंड को लेकर पक्ष और विपक्ष चलता रहा है, ठीक है, वाद विवाद चलते रहे हैं। इसके लिए JS वर्मा समिति की सिफारिश भी आई थी, ठीक है, कि मृत्युदंड के लिए जो प्रावधान बनाए जाए। इसलिए अब हम देख लेते हैं कि भारत में जो इस जघन्य अपराध के लिए दोषियों के लिए क्या सज़ा है, और साथ ही साथ अलग जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की जो बाकी देश हैं, उनमें इसके लिए क्या सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं खाड़ी देशों से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को बड़ी दर्दनाक सज़ा दी जाती है, ठीक है। इसमें गुनहगार को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके अलावा अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र में भी दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सज़ा देने का प्रावधान है। वहाँ बलात्कार करने वाले दोषी को फांसी पर लटका दिया जाता है। साथ ही अगर हम देखें संयुक्त अरब अमीरात को, तो वहाँ पर भी जो बलात्कार के दोषी होते हैं उनको सीधे मौत की सज़ा दी जाती है, और ये जो अपराधी होते हैं इनको 7 दिन के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाता है। यहाँ तक कि अभी फ़िलहाल 2020 में तालिबान का जो गढ़ माना जाता है, जिसे अफ़गानिस्तान कहते हैं, तो अफ़गानिस्तान में इस्लामी कानूनों का भले ही पालन किया जाता हो, लेकिन वहाँ पर भी दुष्कर्मी को महज 4 दिन के अंदर गोली मारकर मौत के घाट उतार देने का प्रावधान है। खाड़ी देशों का विश्लेषण करने के बाद हम पहुँचते हैं यूरोप के अंदर। अगर यूरोप में देखा जाए तो पोलैंड में बलात्कार के आरोपी को सूरों के साथ कटवाया जाता है। हालांकि अब ये एक वहाँ पर नया कानून आया है, ठीक है, जिसमें आरोपी को पूरी तरह से नपुंसक बना दिया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें हम फ्रांस की, तो फ्रांस में बलात्कार के आरोपियों को 15 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगर पीड़िता की उम्र 15 साल या उससे कम होती है तो आरोपी को 20 साल की सज़ा दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करने पर आरोपी को आजीवन सज़ा भी दी जाती है। इसे ही अगर हम इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड और वेल्स में भी जो बच्चों के साथ रेप पर 6 साल या 19 साल की लगभग सज़ा की बात बताई जाती है, जिसमें आजीवन कारावास भी हो सकती है, ठीक है। ये भी सब चीज़ें हैं। जर्मनी में भी ऐसा ही कानून है, वहाँ पर भी बच्चों के साथ दुष्कर्म के बाद मौत पर उम्र की सज़ा दी जाती है, ठीक है, सदा उम्र की। लेकिन अगर सिर्फ दुष्कर्म के लिए देखा जाए तो वहाँ पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके साथ ही अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में पिछले लगभग 2 साल बाद पहले एक बिल पास किया गया था, जिसके तहत दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अब आपने एक अगर मोटा भी इसको देखें, हम अगर कनाडा की बात कर लें, कनाडा का हम छोटा सा एक विश्लेषण करें तो कनाडा में भी अगर बच्चों के साथ रेप करे तो उस पर भी अधिकतम 14 साल की सज़ा का बात की गई है, प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कठोर सजाएं, अर्थात अंग को ही काट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर 10 से 15 या 20 साल में व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। अब ऐसे में भारत जैसे देश जो कि लोकतांत्रिक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर समस्या आती है उन दोनों चीज़ों को लेकर जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बताई थी। अर्थात पहले वो मामले जब विक्टिम के साथ एक तरह से इतना घिनौना या पूरी मानवता को शर्मसार कर दे, व्यक्ति को अंदर तक झिझोड़ दे, ठीक है, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसी जिसको लेकर पूरा देश आंदोलित हो जाता है, ठीक है, और जो सच में मानवता को शर्मसार करती है। लेकिन साथ ही साथ इन्हीं मामलों का एक दूसरा पक्ष भी दिखाई देता है, निर्दोष लोगों को इन्हीं मामलों में फंसा जाता है, ठीक है। अर्थात कई बार तो ऐसा भी होता है क्योंकि भारत में सुनवाई बहुत लंबी खिंच जाती है, ठीक है, कई लोगों की उम्र गुजर जाती है जबकि वो निर्दोष होते हैं, ठीक है। जब उनको निर्दोष साबित किया जाता है तब उनकी लगभग आधे ज़्यादा उम्र जेल में ही बीत चुकी होती है। तो इसको लेकर हमारे यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ ऐसे मामलों को देखा जाता है। भारतीय संविधान में धारा 300 या 376 की बात की गई है, जिसके तहत एक पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर इसमें जज, हालांकि जो हमारी अदालतें हैं वो काफ़ी लंबा टाइम लेती हैं और कई बार तो जो निर्दोष होते हैं उनका लगभग जीवन का ज़्यादातर टाइम जेल में ही बीत चुका होता है।
अब ये मेरा उद्देश्य था एक छोटा सा सेशन का, कि इस पूरे मामले पर एक बार नज़र रखी जाए, ठीक है, और देखा जाए कि क्या इसमें कमियां हैं, किसकी कमियां हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको भी आप ये खुद भी तय कर सकते हैं कि दरअसल समस्याएं कहां पर हैं, ठीक है। तो अंत में आज इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और फिर जल्दी हम किसी भी दूसरे ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को, अगर आपको ये अच्छी लगी है जानकारी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज इसको समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।